आपके वीडियो देख देख के जनवरी से स्टार्ट किया। जी। उस समय मेरा जो HbA1c लेवल था वो 7.2 था और बीपी, ये सारी मेडिसिन भी चल रही थी। वेट 90 था, लेकिन मैंने ये धीरे धीरे करने के बाद 5.8 पर आ गया। उसके बाद वेट भी मेरा 10 kg कम हुआ, 80 पर है मेरा आज वेट। गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी। सर मैं भी लास्ट 8-9 साल से डायबिटिक हूँ। एक्चुअली मैंने देखा कि डायबिटीज की मेडिसिन जो है वो बढ़ती चली गई। वेट भी काफी पुट ऑन हुआ, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी काफी हाई हुआ और बीपी भी लगभग 160 एबव ही रहता था। तो डॉक्टर ने ये सारी मेडिसिन धीरे धीरे प्रेस्क्राइब की और कुल मिला के सुबह से लेके शाम तक 10 टैबलेट्स में 10 to 12 टैबलेट्स में लेता रहा। लेकिन जनवरी से कहीं आपका इंसिडेंटली ये वीडियो मुझे यूट्यूब पर दिखा और मैंने इसको रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट किया। तो मैंने आपके वीडियो में 2-3 चीजें बड़ी अच्छी देखी कि आप सबसे पहले आपकी जो 2 टैगलाइन है, जो 2 वर्ड्स हैं कि हम नॉलेज को स्प्रेड करें और डिसिप्लिन को मेंटेन करें। इसने मुझे काफी इम्प्रेस किया, मोटिवेट किया। और फिर आपने ये बताया कि किस तरह से हमें ये डायबिटीज को इरेडिकेट करना है और कैसे अपने ऊपर ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने ये आपकी वीडियो देख देख के जनवरी से स्टार्ट किया। उस समय मेरा जो HbA1c लेवल था वो 7.2 था और बीपी, ये सारी मेडिसिन भी चल रही थी। वेट 90 था, लेकिन मैंने ये धीरे धीरे करने के बाद आज मैं HbA1c का लेवल जो है वो 5.8 पर आ गया। उसका वेट भी मेरा 10 kg कम हुआ, 80 पर है मेरा आज वेट। और डायबिटीज वगैरह जितनी भी मेडिसिन मैं ले रहा था पिछले 20 दिन से सब मैंने बंद कर दी है। फैंटास्टिक। लेकिन इसमें मुझे ये लगा कि आपने बताया कि हम यदि इनटेक ही कुछ चीजों का कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दें, तो हमें एक अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैंने वैसा ही किया, मुझे मिले भी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड चार्ट की मदद से मैंने काफी हद तक ये सारी चीजें, रॉ वेजिटेबल्स को यूज किया, सूप यूज किए और मैंने इस तरह से चीजों को कम किया और हमें ये सारे रिजल्ट्स मिलते चले गए। आज मैं बिल्कुल बैलेंस हूँ, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। बस ये है कि वेट अब 80 से नीचे नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज भी मैं सुबह शाम करता हूँ, 40 to 45 मिनट्स डेली सुबह करता हूँ, शाम में भी करता हूँ। दूसरा, आप फास्टिंग का शुगर भी 93 95 आता है। बीपी यदि करें तो वो भी 102 105 ही आता है, ज्यादा नहीं आ रहा। मेडिकेशन वगैरह सब कुछ बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यदि कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम कर दिया जाए तो कोई आगे फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं आएंगे। ये मेरा क्वेश्चन है जी। अजय जी, एक ना सबसे पहले हम बॉडी का कंपोजिशन देखें कि हमारी बॉडी में चीजें किस चीज से बनी हुई है। जैसे हम ये कहें कि ये हमारी भाई स्किन है या इसके अंदर बोन्स हैं, तो या ब्लड है, वो किस चीज से बना हुआ है। अगर आप बॉडी का न्यूट्रिशनल कंपोजिशन देखेंगे तो हमारी बॉडी में 70% के आसपास तो पानी है और बाकी 15% के आसपास प्रोटीन है और 10% के आसपास फैट है। ये आइडियल कंपोजिशन हम ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरी बॉडी में कुछ भी एक आइटम भी, ये बाल भी कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनता। सारा फैट और प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं भी खाते तो आपका लीवर अपने आप शुगर बना लेता है, तो उसको शुगर नहीं चाहिए। शुगर वो ऑटोमेटिकली अंदर बना सकता है, उसके पास अपना मशीन है बनाने के लिए। तो कम कार्बोहाइड्रेट खाने से कोई नुकसान होगा ऐसा कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा कि क्या हम रियली में जीरो कार्ब डाइट पे जा सकते हैं, तो जीरो कार्ब भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जीरो कार्ब एक तो आप समझ लीजिए फैट में होगा, मान लो घी तेल है उसमें भी जीरो होगा, अंडे में होगा, नॉनवेज में होगा। और क्या इनसे लाइफ निकलेगी, ऐसा तो नहीं है भाई। हम सब्जी भी खाएंगे तो सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो जीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप हमेशा कुछ ना कुछ चीजें खाएंगे जिसमें कुछ ना कुछ कार्ब आपको मिलेगा, तो जीरो तो पॉसिबल नहीं होता है। तो कार्ब कम ही खा के मतलब काम करेंगे हम लोग, और कम कार्ब जब आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं आपको और भूख कम लगती है।
तो आपको एनर्जी सारा दिन रहती है। और तीसरा आप ये समझ लीजिए कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, अगर फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना हो तो 5-10 विटामिन एंजाइम की जरूरत पड़ती है, अगर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना हो तो 50 एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस है वो कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, क्योंकि उसको ज्यादा मशीनरी यूज करनी पड़ती है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में, और फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ज्यादा मशीनरी यूज करनी नहीं पड़ती। तो अगर कार्बोहाइड्रेट आप डाइट में कम करेंगे, लोड कम होगा डाइट का, ग्लाइसेमिक लोड, तो फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। नहीं, मैंने एक्चुअल में अभी 8 मार्च को अपना सारे ब्लड टेस्ट कराए थे, तो ऑलमोस्ट सभी बिल्कुल रेंज में थे, लेकिन मुझे उसमें कहीं ब्लड यूरिया और क्रिएटिनाइन थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पर आता हुआ दिखा। हालांकि वो एक्सेस, हाँ वो मतलब ज्यादा नहीं गया है, लेकिन बॉर्डर लाइन पर है वो। तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि कार्बोहाइड्रेट डाइट बिल्कुल कम कर दी है या बंद कर दी है, उसके कारण कहीं किडनी पर दूसरा कोई इफेक्ट आ रहा हो। तो ये थोड़ा मुझे डाउट क्रिएट हुआ मुझे मेरे मन में। एक तो देखिए, ये किडनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, किडनी और प्रोटीन का कॉन्सेप्ट है, इस पे मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, और कोई ऐसा लिटरेचर नहीं है जो ये कहता हो कि हाई प्रोटीन डाइट खाने से किडनी खराब होती है। लेकिन लिटरेचर ये कहता है किडनी खराब है उसे हाई प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। लेकिन मतलब आप इन दोनों बातों में मतलब समझ रहे हैं कि हाई प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो, ऐसा कोई रिसर्च नहीं कहता। लेकिन रिसर्च ये कहते कि जिसकी किडनी ऑलरेडी खराब है उसको ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। तो प्रोटीन और किडनी का ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसका इशू क्या है कि जब प्रोटीन और वेजिटेबल का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने 1:2 का जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि अगर 100 ग्राम नॉनवेज खाया तो आपने 200 ग्राम वेजिटेबल खाया, तो 100 ग्राम प्रोटीन खाया तो 200 ग्राम आपने सब्जी खाया, तो एक अगर आप कॉम्बिनेशन ये बना के चलेंगे कि ऑलवेज जब भी आप खाना खाएं तो आपकी प्लेट का जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो वेजिटेबल्स होना चाहिए। तो वेजिटेबल्स आर द बेस्ट फूड। तो वेजिटेबल्स को प्रायोरिटी देंगे, साथ में प्रोटीन खाएंगे, तो नॉर्मली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ अगर छोटे मोटे इशू भी हैं तो जब अभी डाइटिशियन मैडम आपसे डिस्कस करेंगी तो वो सारी चीजें हम हैंडल कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।